बड़े सोच समझ के आ, हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है। कांग्रेस पार्टी का एक ही मंत्र है, परिवारवाद और परिक्रमावाद। इसलिए हर समय परिवार 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 और परिवार के आसपास चक्र लगाने वाले महापरिक्रमावादी। जब राहुल गांधी ने अमेठी की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया था, तब वायनाड ने उसको संभाला था। लेकिन परिवार को केंद्र में रखकर सोचने वाले ये पार्टियां देश के स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए क्या करेंगी, इससे समझ आता है। बड़े सोच समझ के आ, हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे प्रियंका गांधी के सियासी सफर की। यूं तो अगर बात करें जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के काम में, वो यूपी की प्रभारी रही हैं, कई जगह जिम्मेदारी भी, सिलेक्शन में भी, काफी कैंपेन्स में वो स्टार प्रचारक के रूप में काफी रैलियां की। लेकिन बात खुद के राजनीतिक पारी खेलने की। वायनाड से राहुल गांधी जीते और रायबरेली से जीते। रायबरेली कांग्रेस परिवार की परंपरागत सीट है, उसे उन्होंने बरकरार रखा। और एक मैसेज ये भी है कि यूपी से बड़ा अचीव करने के लिए राहुल गांधी का यहाँ रहना जरूरी था, और वायनाड से प्रियंका गांधी को भेजा गया। इस फैसले के बाद में भाजपा ने कई तंज कसे हैं। खैर, लेकिन प्रियंका गांधी का सियासत में ये जो सफर जनप्रतिनिधि के रूप में अगर वो जीत जाती है वायनाड से, तो ये पहली जीत होगी उनकी अपने पॉलिटिकल कैरियर की। तो हमारे साथ राजनीतिक सफर पे चर्चा करेंगे प्रियंका गांधी के पे, और क्या परिवारवाद पे ठप्पा लगेगा, या फिर चुनाव तो लड़ना ही था और इससे बेहतर कोई अवसर नहीं मिल सकता था प्रियंका गांधी को लोकसभा के लिए।
हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, राजीव जैन साहब जुड़े हुए हैं। राजीव जी, क्या लगता है आपको, प्रियंका गांधी के लिए इससे बेहतर कोई अवसर नहीं था? क्योंकि वायनाड को भी एक तरह से सेफ सीट माना जाता है कांग्रेस की। अगर वो रायबरेली से भी चुनाव लड़ते तो बेनिफिट रायबरेली पे, देखिए बेनिफिट की बात मैं इस वजह से कर रहा हूं कि कई बार राजनीति में नफा और नुकसान दोनों तरफ से देखा जाता है। चलिए राजीव जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, मैं प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगा। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको कि प्रियंका गांधी के लिए वायनाड कांग्रेस के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा या फिर इन्हें रायबरेली से लड़ाना चाहिए था? देखो योगेंद्र जी, इसमें राहुल गांधी की पॉलिटिकल सफर का भी चर्चा बात यहाँ आ गई थी। दरअसल यूपी एक ऐसा जगह है जहां से देश की राजनीति की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री और फिर रायबरेली से गांधी परिवार का पूरा ऊपर से नीचे तक लड़े हुए हैं दादा से। तो उन्होंने इसलिए शायद मुझे लगता है कि उन्होंने रायबरेली को चुना। और प्रियंका गांधी वायनाड गई हैं तो वहां सुरक्षित है। और ये राजनीतिक सफर की शुरुआत भी इसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो 20 साल से अमेठी और उसको संभाल रही हैं, अपने रायबरेली को पूरा चुनाव ही वही देखती हैं। और वो अमेठी से नहीं लड़ने का उनका ये भी रीजन बताया जा रहा है कि वो स्मृति ईरानी को एक ऐसा जवाब भी देना चाहती थी कि करारा की वजह उन्होंने राहुल गांधी को हराया, तो किशोरीलाल कौशिक जी के द्वारा ये जवाब दिया भी। वायनाड बिल्कुल सुरक्षित सीट है वहां से। और उन्होंने साफ तौर पे कह भी दिया कि मैं राहुल जी की कमियां नहीं आने दूंगी और यहाँ आपके बीच ही रहूंगी, हमेशा रहूंगी, मुझे फिर कहीं जाना नहीं है दूसरी जगह। तो हो सकता है कि वहां और फिर शुरुआत जो करा रहे हैं तो कांग्रेस को सुरक्षित सीट एक ऐसी ढूंढनी भी थी। रायबरेली यूपी की जो सीट है उनसे ज्यादा सुरक्षित है। आज जो कांग्रेस के हालात हैं उसमें वायनाड से सुरक्षित तो कोई हो नहीं सकती निश्चित रूप से। मान लो अभी केंद्र में सरकार बन गई है, राहुल गांधी रायबरेली छोड़ के मान लो प्रियंका वहां से लड़ती तो ऊंच नीच का खतरा तो रहता ही है। इसमें अब ये भी चर्चा हो रही है कि स्मृति ईरानी वायनाड जाएंगी, जैसे सुषमा स्वराज एक बार गई थी, आपको ध्यान हो तो उनसे लड़ने, तो उसी ये चर्चा भी चल रही है निश्चित रूप से। तो उनका राजनीति की जो संसद में जाने का, संसद का सफर शुरू मान सकते हैं। प्रियंका गांधी में कितना दम, प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स कितनी है, प्रियंका गांधी का क्या कैलिबर है, राजनीति में सूझबूझ क्या है, वो तो सब लोग समझ चुके। अब तो उनको केवल चुनाव जीत के लोकसभा में आना है। लोकसभा में आके वहां वो क्या स्थान रखती हैं, क्या हुए हैं। रही बात परिवारवाद की, अब गांधी परिवार में परिवारवाद का तो कोई बनता ही नहीं है। मोदी जी ने खुद ने एक बार कहा भाई अमित शाह जी तो और राजनाथ सिंह जी के बारे में जो परिवारवाद की बात चली थी कि भाई ये तो खुद इनका बताओ इन्होंने किसको करा है, खुद सक्षम है। अब राजनीतिक परिवार के बच्चे तो आते ही हैं और गांधी परिवार का तो आज का बात नहीं है, तो आजादी से पहले का इनका वो है। तो परिवारवाद का तो ठप्पा वाली बात अगर बीजेपी करती है तो वो तो कोई तुक वाली बात नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार तो आपका लगता है कि गले उतरने वाली बात नहीं है और ये इस तरह के जो तंज हैं या फिर स्टेटमेंट्स हैं वो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अपेक्षित थे। मैं वापस लौटूंगा, राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी, क्या लगता है आपको, प्रियंका गांधी के यूं तो सियासी सफर शुरू हो चुका उनका, लेकिन चुनाव लड़ने का ये पहला कदम होगा उनका वायनाड से। वायनाड को सेफ सीट माना जाता है, जैसा भी कह रहे थे प्रमोद जी की स्मृति ईरानी को भेजा जा सकता है वहां पे। खैर वो बीजेपी का अपना एक वो है एजेंडा, किसको वहां से चुनाव लड़ाना चाहती है। लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि प्रियंका गांधी का उचित समय यही था उनके जनप्रतिनिधि के रूप में लॉन्चिंग का? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जो वायनाड सीट से जो वो चुनाव लड़ने जा रही है प्रियंका गांधी, और उनका जो चुनावी सफर का जो है आगाज वो इस उपचुनाव से होगा वायनाड सीट से। तो वायनाड सीट कांग्रेस के लिए एक सुरक्षित सीटों में मानी जा सकती है, कि उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए कोई सुरक्षित सीट नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें हैं और केंद्र में भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी है। तो जो उत्तर भारत का एक मिजाज है वो कहीं ना कहीं पलटी भी मार जाता है।
वो अपनी गलती का एहसास कर लेता है कि नहीं अब जो सरकार बनी है हम उसके साथ रहना चाहे, तो रायबरेली सीट छोड़ना तो एक जोखिम भरा था। और इसलिए वायनाड सीट जो दक्षिण में है, केरल है, जहाँ कांग्रेस का अपना एक मजबूती है, और वायनाड सीट तो वैसे भी मानी जाती है। बीजेपी में किसको लड़ा थी वो अलग बात है, लेकिन वहाँ बीजेपी से ज्यादा मजबूत कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो उनका उम्मीदवार वो कोई आता है क्या टक्कर देता है। लेकिन वायनाड फिर भी जो कांग्रेस के लिए एक सुरक्षित सीटों में गिनी जाती है। अब जहां तक बात है प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग की, ये चुनावी लॉन्चिंग अब हो रही है। वैसे तो वो सक्रिय रूप से कांग्रेस का प्रचार उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में किया, उससे पहले जनरल सेक्रेटरी उस पार्टी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने प्रचार किया था। और आपको याद हो तो कांग्रेस के एक पुराने नेता जो बीजेपी में आ गए, आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो तो हमेशा प्रियंका गांधी की मांग करते ही रहते थे कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए कांग्रेस का, उनके हाथ में कमान होनी चाहिए। तो कांग्रेस में एक ऐसा बड़ा वर्ग भी है जो ये चाहता है कि प्रियंका गांधी अब कांग्रेस की कमान संभाले, क्योंकि राहुल गांधी तो 2004 से कांग्रेस की एक तरह से कमान संभाल रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह लिए, और 2004 से अब 24 आ गया, 4 चुनाव वो जीत भी गए, और सक्रिय रूप से कांग्रेस में जितने भी फैसले होते, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन आप और हम सब जानते हैं, राजनीतिक को जो नजदीक से देखते हैं, कि कांग्रेस में जो भी फैसले होते हैं गांधी परिवार से होते हैं। खड़गे भी जो फैसले लेते हैं वो राहुल गांधी की सलाह या गांधी परिवार की सलाह से ही इम्प्लीमेंट होते हैं। और कांग्रेस के बाकी जो नेता हैं वो कोई फैसले करवाने के लिए या कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में फैसले के लिए गांधी परिवार पे ही आश्रित रहते हैं। तो निश्चित रूप से अब जो प्रियंका गांधी एक और रूप में आएंगी चुनावी सफर पूरा करके, यदि सांसद बन जाती हैं, भविष्य की बात है, और जो संभावनाएं बन भी जाए, तो एक उनका कद कांग्रेस में जो मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी से ऊपर हो जाएगा। अब जो निगाहें प्रियंका गांधी के पास जाएंगी, कमान जो कांग्रेस की है वो प्रियंका संभाल लेंगी। अब 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो उससे पहले या जब भी है, जब भी मौका लगेगा, तो कांग्रेस का जो एक कल्चर है, जो एक उसकी संस्कृति है कांग्रेस के वर्कर्स की, नेताओं की, कि वो हमेशा निर्भर गांधी परिवार पे रहते हैं। तो निश्चित रूप से उनको अब लगेगा कि राहुल गांधी तो इतना कांग्रेस को वोट नहीं दिला पाए, इतना वो पावर में नहीं ला पाए कभी, 20 साल से राजनीति में है, तो इतना उनका अब जो था एक आभा मंडल जो कई अभी अगर हुआ, एक नया चेहरा आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में भी देखें तो ये कहा जाता है कि प्रियंका गांधी की डिमांड ज्यादा थी, और ये माना भी जाता है कि वो काफी नक्शे कदम पे इंदिरा गांधी का उसमें एक झलक दिखाई देती है, और कार्यकर्ताओं की अपनी सोच है। हालांकि राहुल गांधी अपनी इस बार के इलेक्शन में काफी उन्होंने सक्रिय तो रहे हैं, लेकिन जिस तरह की सक्रियता के बदले बेनिफिट मिला कांग्रेस को, उसकी भी काफी चर्चा है। मैं श्याम जी के पास में जानना चाहूंगा, सर क्या लगता है आपको कि प्रियंका गांधी को उतारना कांग्रेस का एक बड़ा कदम तो है ही, लेकिन एक समझदारी वाला कदम, या फिर कहना चाहिए कि कुछ दिन प्रियंका गांधी को अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि विरोधी जो दल हैं, चाहे वो बीजेपी और दूसरे हैं, उन्हें एक अवसर मिलेगा परिवारवाद का जिक्र करने के लिए, या इन्हें खारिज करते हैं आप? देखिए योगेंद्र जी, अब राजनीति, वो तो चुनाव प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ना चाहती थी, लेकिन एंड वक्त पर कैंसिल किया गया, प्रधानमंत्री के खिलाफ उनको कैंडिडेट नहीं बनाया गया। अब देखिएगा कि मां चली गई राज्यसभा में, तो राहुल गांधी लोकसभा में अकेले रह जाएंगे। तो हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि दक्षिण से प्रियंका गांधी को ला करके बहन भाई का रिश्ता जो प्रगाढ़ है उसको एक पहला होगा कि बहन और भाई लोकसभा के सदस्य होंगे, क्योंकि अभी तो निर्वाचित होकर आना है उनको, क्योंकि आज उन्होंने राहुल ने अपनी वायनाड सीट छोड़ दी है। तो ऐसी स्थिति में अब प्रियंका गांधी देखिएगा, बहुत सपने तो बहुत दिन से देखे जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से भाई को स्थापित करने के लिए वो अभी भी त्याग रही है, बहुत कुछ त्यागा है उन्होंने। जिस प्रकार से उनके पति और वो दोनों चुनाव लड़ना चाहते थे, आपने देखा परिवार समझाया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब सोनिया गांधी राजस्थान से निर्वाचित होके गई तो राजस्थान की फिजा भी बदल गई, मतलब 11 आ गए। अब देखिए लोकसभा के चुनाव तो 6 महीने के अंदर अंदर होने, लेकिन यूपी के चुनाव होने, आपको पता है कि 2027 में यूपी के चुनाव होंगे, और सपा और कांग्रेस का गठबंधन जिस प्रकार से हुआ है, निश्चित तौर पर देश का शासन 80 लोकसभा का क्षेत्र
तो यूपी में ही हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी गुजरात छोड़ करके यूपी में जाना पड़ा। और आज देखिए कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि गंगा ने मुझे गोद लिया है। और आज जिस तरह से वो कार्यक्रम में अपने क्षेत्र में गए थे पहली बार और किसानों को उन्होंने दिया है, तो देखिएगा आने वाली राजनीति में जिस प्रकार से प्रियंका गांधी, अभी देखिएगा बार बार बात आ रही है कि अपोजिशन लीडर कौन बने। अब 6 महीने में तो अपोजिशन लीडर का निर्णय कर लिया जाएगा और अपोजिशन लीडर बनाने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी को बनाया। अब क्योंकि राहुल गांधी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के बहुत सारे चीजों में इंटरवेन करेंगे और फिर प्रतिपक्ष का नेता पहले बोलेगा, फिर राहुल गांधी का बोले हुए का जवाब प्रधानमंत्री को मजबूरन देना पड़ेगा, कि पार्लियामेंट का ऐसा नियम है कि प्रतिपक्ष का नेता बोलता है तो फिर प्रधानमंत्री बोलता है। तो आने वाले समय में पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री भविष्य का, जिस तरह से बार बार कांग्रेस कहती है कि भाई हम तो राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं, तो देखिएगा कि अभी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अगर 5 साल निखर के सामने आते हैं देश के और किस तरह से मामले उठाते हैं, वो तो क्योंकि आने वाला समय बताएगा। क्योंकि पहले वाले चीज में उन्होंने जिस प्रकार से बचकाना कुछ एक आंख मारने की बात और गले से गले मिलने की बात जो कर दी थी, उससे उनकी छवि थोड़ी सी दिखी थी। लेकिन उन्होंने जब पैदल यात्रा करके, जो जैसे 2 बार की यात्रा करके अपने आप को निखारने का काम किया, देशवासियों के पास जाने का काम किया। आप देखिएगा कि 2000 अभी देखिएगा जिस प्रकार से चुनाव हुए हैं, तो 20 में से 14 पर केरल में जीते कौन है? कांग्रेस जीती है। तमिलनाडु में 9 जीते हैं और कर्नाटक में 9 जीते हैं। तो अब इस प्रकार से दक्षिण में भी हमारा रहे आधिपत्य। तो आपका और मानना क्या है कि ये प्रियंका गांधी के आने से मजबूती मिलेगी और एक प्रतिनिधित्व करने का, यानी कि प्रतिनिधि कानून है हमारे जनप्रतिनिधि रूप में बन करके, ये उनकी पहली पारी होगी और उससे एक उन पे ठप्पा लगेगा कि यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने पारी की शुरुआत की है। आने वाले दिनों में आप सही कह रहे हैं कि देखिए उनकी डिमांड ज्यादा आ सकती है, माना जा सकता है। दोनों बहन भाई जनरल सेक्रेटरी हैं, हालांकि राहुल राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तो यहाँ बात यही आती है कि प्रियंका गांधी का यह सफर कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। प्रमोद जी, वापस आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए कुछ राज्यों के चुनाव भी होंगे, अभी डिपेंड करेगा कि लोकसभा के बाई इलेक्शन कब करवाए जाते हैं, क्योंकि ये कमीशन पे डिपेंड करेगा। हालांकि ज्यादा लंबा खींच नहीं सकते, चुनाव लड़ा दिया जाएगा वहां से। एनी राजा वहां से चुनाव लड़ती हैं कि नहीं लड़ती हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और जैसे आपने जिक्र किया, स्मृति ईरानी जा सकती हैं। चुनाव और रोचक होगा अगर स्मृति ईरानी जाती हैं तो, लेकिन ये बीजेपी को तय करना है। कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। लेकिन बात आती है भविष्य की। परिवारवाद का आपने खारिज किया कि परिवारवाद का बीजेपी आरोप लगा रही है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण नहीं है इश्यू और जनता इसे बहुत गंभीरता से भी नहीं लेगी, क्योंकि जब राजनीति में है तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल चुनाव तो लड़ना ही है। लेकिन क्या बीजेपी का ये एजेंडा खत्म होगा इस चुनाव के बाद भी? अगर जीत भी जाती है प्रियंका गांधी या हार जाती है, जो भी हो गए तो भविष्य के गर्भ में है, या लगातार इसे भुनाती रहेगी कि देखिए पहले माँ, नाना, दादा, पोता, पोती सभी को लेकर के आ रहे हैं। और अक्सर कहा जाता है ये नहीं, देखो योगेंद्र जी, पहले एक भाषण देते थे अमित शाह और मोदी जी कि बीजेपी में आप नहीं बता सकते कि अगला अध्यक्ष कौन है, लेकिन कांग्रेस में मैं बता दूंगा कि अगला अध्यक्ष कौन है। वो खत्म हो गया। इस बार आपने पूरे चुनाव में इस चीज को नहीं सुना होगा कहीं। हाँ, परिवारवाद की इधर उधर से चली थी कि भाई लालू यादव अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, माँ अपने बेटे को राहुल गांधी की बनाना चाहती है, तो ये जरूर जो थोड़ा बहुत चला था। लेकिन जहां तक ये प्रियंका गांधी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर तो अगर घेरती भी है तो जनता में कोई बड़ा मैसेज नहीं जाता। लेकिन प्रियंका गांधी पहली सदस्य होंगी जो सबसे बड़ी उम्र में, 52 साल, सबसे बड़ी उम्र में सांसद बन के गांधी परिवार से आएंगी। इससे कम उम्र में आ चुके सारे जो भी हैं। और फिर अगर वायनाड जैसे वहां आती हैं तो वो देखो वहां से सांसद बन जाएंगी। लेकिन अगर नेता बनना था तो फिर तो रायबरेली की सीट सॉलिड थी वहां से चुनाव लड़ने में। जैसे देवीलाल जी ने अपने बेटे को कहा था कि भाई सांसद तू कहीं से बन जा, अगर नेता बनना है तो भिवानी से लड़, क्योंकि वहां बंसीलाल जी और भजन लाल जी दोनों के बेटे भी लड़ रहे थे। तो वो तीनों बेटे लड़े थे। एक बार ध्यान तो पूरे देश में बड़ी चर्चा हुई थी। वायनाड तो देखो अगर है तो वो जीत के आ जाएंगी। और राहुल गांधी जहाँ है लोकसभा में,
तो वो प्रियंका गांधी का वर्चस्व कितना होगा, ये एक बड़ी बात है। और प्रियंका गांधी ने मेहनत की है, 20 साल करी है। जहां राहुल ज्यादा बोलने लगे तो प्रियंका गांधी तो वहां क्या बोलेंगी जी। अगर वो बोली तो राहुल जी काम से गए, राहुल गांधी डाउन गए लोकसभा में, तो वो तो तीसरी पंक्ति चौथी पंक्ति में जाके बैठ जाती हैं। आपने देखा भी होगा, जो जनरल सेक्रेटरी की मीटिंग होती है तो राहुल आगे वो तीसरी चौथी पंक्ति में, कई बार देखो आप CWC बहुत दूर जाके बैठती हैं। तो लोकसभा में भी आपको ये हालात देखने को मिलेगा, आप देख लेना। निश्चित रूप से जब राहुल गांधी बैठे हैं वो बोलेंगे, वो जवाब देंगे। हालांकि उन्होंने मना कर दिया कि मैं प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनूंगा, लेकिन हो सकता है कि इनका पता नहीं होता कि पहले रूठते हैं फिर मान जाते हैं, है ना। तो वो एक पता नहीं कौन बने, जो भी बने, 23 से सेशन शुरू हो रहा है। अब देखना ये बात है कि लोकसभा में उनकी भूमिका क्या रहेगी, क्या कितनी जोरदारी से वो, मतलब कितनी दमदारी से वो एक सांसद का फर्ज निभाने के लिए आती हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि उत्तरी भारत तो राहुल गांधी के पास रहेगा, वो एरिया शायद प्रियंका गांधी को दे दिया जाए सांसद बनने के बाद, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। तो उत्तर और दक्षिण दोनों को साधने की कोशिश करें, इसलिए कि उत्तर में राहुल गांधी सकते हैं, उत्तर प्रदेश सहित जो अलायंस के उनके स्टेट्स हैं उनमें एक सामंजस्य बैठा है, और साउथ में क्योंकि कांग्रेस की मजबूती है, तो वहाँ पे प्रियंका गांधी को अगर वो जीत करके आते हैं तो आवाज सही नहीं आ रही है कहीं। राजीव जी सवाल ये है मेरा कि उत्तर भारत में राहुल गांधी पारी खेलें और दक्षिण में प्रियंका गांधी नई पारी की शुरुआत करें, ताकि कांग्रेस को बड़ा बेनिफिट मिल सके। एक सामंजस्य बैठाने के लिए एक कांग्रेस का यह भी कदम हो सकता है। देखिए दोनों ही चीजें, अब कांग्रेस को यदि जनाधार बढ़ाना है, यदि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव का हम विश्लेषण करें तो कांग्रेस को कोई इतना बड़ा फायदा नहीं हुआ कि वो कभी भविष्य में इसी स्थिति में रहे तो सत्ता में आ जाए। 99 सीटें आई। आप देखिए कि बीजेपी को जो नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ राजस्थान, यहाँ सीटों की कमियां हुई, बुरी तरह तो बीजेपी नहीं हारी, तो उसको हराने के लिए कांग्रेस को कई मजबूती तो दिखानी पड़ेगी। वो दक्षिण भारत में तो कांग्रेस पहले से ही उसका जनाधार है। तो उत्तर भारत के कुछ प्रदेशों, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ कांग्रेस को अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है यदि वो अपना जनाधार बढ़ाते हैं। अब योगेंद्र जी, मैं दूसरी चीज भी इसमें देखता हूँ, कांग्रेस में यदि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों सक्रिय रूप से हो जाएंगे तो इन दोनों की एक खेमेबंदी भी कई भविष्य में हो सकती है। एक ग्रुप प्रियंका गांधी के साथ हो सकता है, एक राहुल गांधी के साथ हो सकता है। जैसे पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलग अलग खेमे बन गए थे। राजस्थान के संदर्भ में ही हम देख ले, जब राजस्थान चुनाव में राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेंज की बात आई तो सोनिया गांधी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के पक्ष में थी और राहुल गांधी सचिन पायलट के पक्ष में थे। तो वो स्थिति कांग्रेस में, आप हम तो अच्छी तरह जानते, कांग्रेस के नेता एक अपना आला कमान में कोई एक नेता के समर्थक बन जाते हैं, तो यहाँ ये स्थिति कांग्रेस में भविष्य में होने की संभावना है। नहीं होती तो एक अलग बात है, उसकी अलग परिस्थितियां होंगी। लेकिन यदि ये परिस्थिति बनती है कि एक प्रियंका का गुट हो जाए, एक राहुल गांधी का गुट हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी के जो सलाहकार है, जिसको माना जाता है, वो कहीं ना कहीं एक वामपंथी विचारधाराओं से जुड़े युवा हैं। उनके कईयों के नाम आप और हम सब जानते हैं, जो चर्चा में आते रहते हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी कहीं वामपंथी है। तो वो उस रूप में राहुल गांधी को सलाह देते रहते हैं कि नहीं, आप तो उस खानदान के हो जिसमें 2 प्रधानमंत्री, 3 प्रधानमंत्री हुए, आपको ये छोटे मोटे नेता जो आते हैं प्रदेशों से, इनसे ज्यादा मिलने जुलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस का एक स्थापित बड़े नेताओं का वर्ग है, वो राहुल गांधी को ये समझाता रहता है कि नहीं, आप उस खानदान से हो जिसके 2 प्रधानमंत्री बलिदान दिया, देश के लिए बलिदान दिया। तो अब 2 में 2 जो विचारधारा में द्वंद्व चलता रहता है वहां, तो राहुल गांधी कभी इधर कभी उधर ऐसे रहते हैं कि कभी इस ग्रुप की बात मान लेते, कभी दूसरे ग्रुप की बात मान लेते। अब प्रियंका अभी आएंगी, तो प्रियंका भी एक शक्ति केंद्र होंगी कांग्रेस में। उनकी आगे की क्या लाइन रहती है, पिछले स्तर के नेताओं को, वर्कर्स को किस रूप में अपने साथ जोड़ पाती है, उनका क्या संदेश देती है, जो उनके फैसले होंगे
तो ये भी एक जी, स्थिति बनने की संभावना है। जरूरी नहीं है बिल्कुल कि आप सही हो। कह रहे हैं, क्योंकि स्थापित करने का वक्त होगा प्रियंका गांधी के पास में भी, क्योंकि देखिए ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सोनिया गांधी की बेटी है, इस वजह से उन्हें एडवांटेज तो मिलता है, लेकिन प्रियंका गांधी में वो हुनर भी है जो उनके इसके इलेक्शन कैंपेन में देखा गया। अब उन्हें स्थापित करने की भी वजह होगी, आपको एक प्लेटफॉर्म तो दे दिया, लेकिन अब आपके सामने एक चुनौती होगी, वजह नहीं सॉरी चुनौती होगी कि आप अपने आप को कैसे साबित कर पाते हैं। सबसे पहली चुनौती होगी कि आप चुनाव जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद में आपको एक साबित करना होगा कि हाँ बिल्कुल राहुल गांधी ने जो वादा किया कि मेरी कमी प्रियंका दूर करेंगी और मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा। उसके बाद आती है बात है कि कांग्रेस को क्या बेनिफिट मिल सकता है साउथ में प्रियंका गांधी की उपस्थिति से। ये मैं समझने की कोशिश करूंगा श्याम जी से। श्याम जी, क्या लगता है आपको कि एक प्रतिनिधित्व अगर प्रियंका गांधी को मिल भी जाता है तो दक्षिण भारत की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी उनके कंधों पर? निश्चित रूप से जिस प्रकार से देखिएगा कि इंदिरा गांधी दक्षिण से जिस प्रकार से जीत के आई थी, जब बिलोरी से जब सुषमा स्वराज को हराया था, तो अब देखिए जिस प्रकार से गांधी परिवार दक्षिण को बनाए रखता है, तो दक्षिण में उनकी अभी भी सीटें देखिए दक्षिण से अच्छी स्थिति में जीत करके कांग्रेस आई है। अभी भी उत्तर भारत से उनको क्योंकि 17 सीटें मिली थी, तो वो जीतना तो कहाँ सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में, अभी तो 6 महीने तो पहले राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता के रूप में स्थापित होने दीजिए, उसके बाद देखिए प्रियंका गांधी तो आएगी जीत करके, क्योंकि चुनाव तो कराना पड़ेगा। देखिएगा या तो राज्यों के साथ कराना पड़ेगा, नहीं तो अलग से 6 महीने में कराना ही पड़ेगा चुनाव। तो ऐसी स्थिति में देखिए प्रियंका गांधी को चुनने के बाद, क्योंकि उनको तो कोई स्थान देने की जरूरत तो है नहीं, राजनीति में निर्णय करने का अधिकार तो प्रियंका गांधी को पहले भी है। बहुत सारे निर्णय माने जाते हैं, भाई उनका मानता ही है भाई, कभी ऐसा नहीं होता कि प्रियंका की बात को माने। और देखिएगा जब उन्होंने कहा कि मैं वायनाड छोड़ रहा हूं, तो गले मिलकर के कहा कि मैं अपना प्रतिनिधि के रूप में अपनी बहन को भेज रहा हूं। बहन भाई का रिश्ता प्रगाढ़ है। और देखिए निश्चित रूप से मान के चलिए, क्योंकि पहली बार प्रियंका गांधी चुनकर के लोकसभा में आएंगी, तो उनका स्थान तो निश्चित तो पहली बार चुनकर के आने वाले का कहाँ होता है आपको पता है। लेकिन 5 साल में देखिए 2029 के जब लोकसभा के चुनाव होंगे और बीच में राज्यसभा के विधानसभा के चुनाव होंगे, उस दौरान बहन भाई का जो प्रगाढ़ रिश्ता है कितना प्रभावी ढंग से पार्टी को पुनर्स्थापित करने में सफल हो पाता है, ये तो देखिए भाग्य का फैसला। अभी प्रधानमंत्री तो बनना नहीं है किसी को, अभी तो लोकसभा में अपने पार्टी को मजबूत करना है, राज्यों में पार्टी को मजबूत करना है। तो ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी से अच्छा जोड़ा कहीं मिल नहीं सकता। कि वो तो अब देखिए उनकी माँ तो राज्यसभा में चली गई है, राज्यसभा में वही लोग जाते हैं सीनियर लोग, वहां कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है वहां पर। अब पहली बार होगा कि बहन भाई जीत के आएंगे, पहला रिश्ता होगा। पति पत्नी तो बहुत सारे जीत के आ गए और अभी भी पति पत्नी तो है, देखिएगा अखिलेश और अखिलेश की पत्नी है, और बाकी पहले भी जीत के आते रहे। ये बहन भाई पहली बार जीत के आएंगे, और जीत के आएंगे तो निश्चित रूप से देखिए पार्टी के लिए तो फायदेमंद होने वाला है। पार्टी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी को नुकसान होने, पार्टी को तो मजबूती के साथ आगे आने का मौका मिलेगा और घूमने का। जिस प्रकार से बहन भाई पहले भी जीत के आ चुके हैं, बहन भाई पहले भी जीत के आ चुके हैं। माधवराज सिंधिया और वसुंधरा राजे दोनों एक साथ मिनिस्टर मंत्री थी। वो देखिए हाँ, वो तो बहन भाई आए थे। लेकिन लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक पार्टी से बहन भाई का आना नहीं, एक पार्टी से हाँ, पहले वाले तो कांग्रेस बीजेपी में थे, बात सही, अलग अलग पार्टी के थे। लेकिन हाँ देखिए बहन भाई जीत के आएंगे तो नहीं, गांधी परिवार के रूप में स्थापित होंगे। देखिए उनके पिता भी देखिए पिताजी भी जीत के आए हैं, माँ भी जीत के आई है, दादा भी जीत के आए हैं। और लेकिन उनके चले, मैं समय कम है श्याम जी, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि साउथ में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, क्योंकि अभी कांग्रेस इस बात को लेकर उत्साहित है कि 10 साल में पहली मर्तबा सीएलपी लीडर बनेगा, सीटें ज्यादा जीती हैं। महाराष्ट्र का चुनाव आने वाले वक्त में है, जिसे हम महाराष्ट्र के साउथ का एक हिस्सा मान करके चलते हैं। तो तमिलनाडु हो चाहे अलायंस में जो लोग हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बैठाना, ये कुछ मजबूती मिल पाएगी उनको वहां पे। हो सकता है आने वाले दिनों में दक्षिण का प्रभारी बना दें उनको। देखिए प्रभारी तो यूपी के बनेंगे, वो चाहे चुनाव जीत के वायनाड से आएंगे, क्योंकि देखिए 350 सीटें उत्तर भारत की हैं, जिसको जीतने के अंदर आसानी होती है। निश्चित रूप से उनके अलायंस ही जीतते हैं दक्षिण में, तो इसलिए कांग्रेस को दिक्कत नहीं है वहां पर। हाँ निश्चित रूप से बार बार जाने का मौका प्रियंका गांधी को प्रतिनिधि चुनने के बाद जाने का मौका मिलेगा उनको, क्योंकि मैं सांसद हूं इसलिए जा रही हूँ। इसलिए दक्षिण में
की पकड़ भी मजबूत रहेगी, और उत्तर भारत में यदि पकड़ मजबूत हो जाती है तो 2029 के चुनाव में हो सकता है परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार चलिए मैं माफी चाहूंगा श्याम जी, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए हमने 3 राजनीतिक विश्लेषकों के जरिए समझने की कोशिश की कि प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ाने का कांग्रेस का जो फैसला है वो कितना सही है, और सही है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, आने वाले दिनों में क्या बेनिफिट मिल सकता है, या क्या उचित समय है कि प्रियंका गांधी की अब लोकसभा चुनाव के लिए लॉन्चिंग कर देनी चाहिए। तो खैर चलिए, बिल्कुल उचित समय है और सबका यही मानना है कि बिल्कुल सही समय पे सही निर्णय है ये कांग्रेस का, और उन्हें लेके जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं में एक मजबूती मिलेगी और खुद में भी एक अलग तरह का भरोसा होता है कि लोकसभा का चुनाव मैंने जीता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।